तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी लोग अपना तैयारी बरकरार रख रहे होंगे और बरकरार के साथ साथ जो अपना जलवा बरकरार रखिएगा, क्योंकि यह एफएमएससी ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप आपको देखने को मिलने वाला है कि जो आप पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लीजिए कि होमवर्क के माध्यम से जो है आपको ऐसा कहीं ग्रुप डिस्कशन देखने को नहीं मिल रहा होगा, और अगर आपको देखने को मिलता भी होगा तो इस कदर तैयारी जो है उस लेवल का जो आपको नहीं अलग मिल रहा होगा। तो कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसी क्वेश्चन के सिलसिले में फिर से एक स्टेप और आगे आ गए हैं, और जो बाबा क्लास कराते थे उनका एग्जाम है इसलिए वो वहाँ चले गए हैं, वो देख भी रहे होंगे, अच्छा लग रहा है उनको देखने में। तो कल क्वेश्चन दिया गया था कागज़ का पहला सफल कारखाना कब और कहाँ खोला गया था। इसमें कुछ ही साथी का जवाब सही आया है, बाकी कुछ साथी जो है कन्फ्यूजन के माध्यम से कुछ उल्टा पुल्टा जवाब भी दे दिए हैं। तो जो क्वेश्चन दिया है उसको ठीक से सुनने का प्रयास किया कीजिएगा और क्वेश्चन सुनने के बाद जो उसका जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1879 में किया गया था और यह लखनऊ में किया गया था। उसका सही जवाब देने वाले जो कुछ चंद साथी हैं उनका हम नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आज 5वें स्थान पर आए हैं खुशबू कुमारी जी हैं, जो कि आपको मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट बिहार से आए हैं। चौथे स्थान पे ममता रानी जी हैं, जो कि बहुत ही प्रिय है हमारे, जो कि जंदाहा वैशाली से आए हैं। तीसरे स्थान पे मुकेश कश्यप जी हैं और ये अररिया से हैं। और दूसरे स्थान पे अनिल कुमार जी हैं, जो कि हसनपुर से आए हैं। और पहले स्थान पे आ जाए हैं महेश कुमार जी, जो कि बरौनी बिहार से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो पूरा अच्छे तरीके से सुनते हैं और सुनने के बाद जो है इसका सही जवाब देने का सफल प्रयास करने का पहला कदम अपना आगे करते हैं। तो उसी सिलसिले में जैसा कि चलते आ रहा है करंट अफेयर विथ जीके जीएस का, तो उसको भी आगे चलते आ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन जो दिया गया था जो कि होमवर्क के माध्यम से रहता है, तो उस होमवर्क को भी लिया जाएगा। तो पहले करंट अफेयर जो डेली का करंट अफेयर रहता है उसको, और उसके साथ साथ जो साइंस टेक चल रहा है अभी उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा, विनोद जी का भी स्वागत है इसमें। तो बताइएगा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किस देश से हो जाएगा? बताइए ये हो जाएगा आपको, वाह, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान जो है हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है कैसा अभ्यास है, ये त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास जो है वो हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब, आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मित्र शक्ति अभ्यास किस किस के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति होता है, बंगोसागर, भारत और बांग्लादेश। और काजिंद अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान। और सहयोग काइजिन हो जाएगा ना, तो हो जाएगा भारत और जापान के बीच हो जाएगा। सहयोग काइजिन हो जाएगा तो भारत और जापान हो जाएगा, और काजिंद अभ्यास सिर्फ रहेगा तो भारत और कजाकिस्तान के बीच हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि संप्रीति अभ्यास किस किस के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति, और बंगोसागर दोनों जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बहुत अच्छा जवाब, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? रूस। लेकिन करना किसको था? ये ब्राजील को करना था, लेकिन ब्राजील कहाँ बिजी हो गया है? G21 की अध्यक्षता करने में वो क्या हो गया है? बिजी हो गया, इसलिए उसको अपना एक स्टेप आगे घुसका दिया और कहा रूस को अध्यक्षता करने के लिए बोला। तो इसमें कितने देश शामिल हो चुके हैं ब्रिक्स में? 5 गो शामिल, 5 गो हुआ है, टोटल जो हो गया ना वो 10 गो हो गया है, ठीक ना। तो ये जो टोटल 10 गो हो गया है ब्रिक्स में, तो इसकी जो 10वीं बैठक जो हुई थी, मतलब 10 गो को ऐड करने का जो बैठक हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था सर, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसी को दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हैं। और टोटल इसमें अब कितना देश ऐड हो चुका है? 5 गो। अब टोटल कितना हो गया है? 10 गो हो गया। और उसमें बताइएगा पहले इसमें 5 गो में सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया, ईरान और मिस्र हो जाएगा, जो कि पहले 5 गो था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? देश के रूप में हो जाएगा तो किर्गिस्तान हो जाएगा। और राजकीय पशु को घोषित किया है इसको? लद्दाख जो है इसको अपना राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित कर दिया है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम जो है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये द्वीप में हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है? ये मध्य प्रदेश। प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश आया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये दीव में किया गया था। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का कहाँ प्रदर्शन किया गया? हुनर का ये हुनर किया गया आपको दुबई में। और दुबई जो हुनर, यह दुबई किसकी? दुबई कहाँ पड़ता है? ये अबू धाबी में। ये यूएई में पड़ता है, यूएई में पड़ता है, दुबई यूएई में पड़ता है। और बता दीजिएगा कि यह जो है यह कला प्रदर्शनी जो है किसके लिए है? ये जनजातियों के लिए है। किसके लिए है? जनजाति में, मतलब उसको एसटी कहते हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं उसी को। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया गया? चंदूबी असम में मनाया गया सर। चंदूबी महोत्सव जो है ये असम में मनाया गया है। और बताइए कि बिहू बगरुम्बा कहाँ मनाया गया है? ये भी असम में ही मनाया गया है। और एक मेला लगता है
अम्बुबाची का मेला, ये भी कहाँ लगता है? असम में ही लगता है। और साओ जाओ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। साओ जाओ गोवा में और पर्पल उत्सव भी गोवा में ही मनाया जाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? ये POEM-3 पर किया है। और POEM-3 को किससे भेजा गया था? PSLV C-58 से 2 यान को भेजा गया था। एक एक्सपोसेट था और एक POEM-3 था। और इससे एक स्टेप पहले हो गया था जो कि PSLV C-57 से छोड़ा गया था। उससे इसको छोड़ा गया था, उसको आदित्य L1 को छोड़ा गया था PSLV C-57। और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? वाह उमाकांत बाबू, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, बिमस्टेक के महासचिव पद पर कौन नियुक्त हुए हैं अभी? इंद्रमणि पांडा। इंद्रमणि पांडा जो है कौन हुए हैं? बिमस्टेक के महासचिव पद पर जो वो नियुक्त हुए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये ढाका। वाह, ढाका है। और ढाका एक और चीज का हेडक्वार्टर था, मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? ढाका ही था। सार्क का काठमांडू हो जाएगा। और ढाका कहाँ पड़ता है? ये बांग्लादेश में पड़ता है। और बांग्लादेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है बांग्लादेश के कईवीं बार प्रधानमंत्री बनी है। और लगातार कईवीं बार बनी है? 5वीं बार बनी है लगातार। ये 5वीं बार जो है ये क्या बनी है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है ना। और इनके पिताजी का नाम क्या था? शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहाँ के बंग बंधु के नाम से प्रचलित हो जाएंगे। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी माल्टा बोलते हैं ISA का जो है 100 पूर्णकालिक सदस्य देश कौन बन गया है? ये बन गया है ये जो है ना, ये पैराग्वे बन गया है। पैराग्वे बन गया है। ये जो है ये 100 क्रम का देश बन गया है पूर्णकालिक रूप से। जो ये पैराग्वे बन गया है, जो कि किसका बन गया है? ये ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में। और इसकी स्थापना कभी थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका वैसे जो है ना अंशकालीन सदस्य जो देश बना है 119वें क्रम का देश बन गया है, वह कौन बना है? वो बना है माल्टा। 119वें क्रम का जो है ना वो माल्टा है। लेकिन पूर्णकालिक की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? पराग्वे। पेरू बोल रहे हैं, पराग्वे बने थे ये। हाँ, स्पेन 99 क्रम का सदस्य बना था। इसका पूर्णकालिक सदस्य जो है वो स्पेन बन गया था 99 क्रम का। और 100 क्रम का जो बन गया है वो पराग्वे। देखिए 99 याद नहीं रखिए, लेकिन 100 क्रम का जो है वो हमेशा याद रखा कीजिए, कौन हो गया है? पराग्वे। और 100वां संविधान संशोधन किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण 3 बीघा कॉरिडोर के लिए होता। वाह क्या बात है, लेवल का तैयारी आपके पास। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आसियान का जो 11वें क्रम का देश कौन बना है? पूर्वी तिमोर लिस्टे बना है। SCO का जो ईरान बना है सदस्य वो कितवें क्रम का बना है? 9वें क्रम का बना है। SCO बना है। आगे SCO का बना है। बताइए नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और नाटो का जो देश बना है स्वीडन, ये कितवें क्रम का बना है? ये 32वें क्रम का बना है। और इससे एक क्रम पहले जो 31वें क्रम का था वो कौन था? वो फिनलैंड था। कौन था? फिनलैंड हो जाएगा। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है 190 क्रम का देश कौन बना है? अंडोरा बना है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन है कि G21 का जो है G20 में 21 क्रम का जो है क्या हुआ था? वही शामिल हुआ था। वो कौन हुआ था? AU शामिल हुआ था, अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ था। यानी G21 में टोटल कितना देश है? 19 गो देश है और 2 गो यूनियन है। 19 गो देश है और 2 गो यूनियन है। उसमें पहला EU था। और इसमें नवीनतम क्रम का ऐड जो है 2023 में वो कौन हुआ है? AU अफ्रीकी यूनियन। इससे पहले यूरोपीय यूनियन इसमें था। और नवीनतम जो ऐड हुआ है वो अफ्रीकन यूनियन जो है वो ऐड हुआ है। कोई दिक्कत क्या हुआ विनोद बाबू? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि G7 जो इसका हाल ही में बैठक हुआ है कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। इसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि को आमंत्रित किए गए थे। मोदी जी को आमंत्रित जो है वो किया गया था। और उसी में ना इटली के प्रधानमंत्री जो थी जॉर्जियो मेलानी, वो अपना टैगलाइन लगाई थी, हेलो मेलोडी। मेलोडी मतलब क्या हुआ था? मोदी आया था मेलोडी। आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें क्रम की सत्रता की अध्यक्षता कौन किया था? 46वें क्रम का जो हो जाएगा ना वो भारत करेगा। और 45वें क्रम का जो हुआ था वो सऊदी अरब में किया गया था। और इसी में जो है ना 2 गो ऐड किया गया था, जो कि कर्नाटक का होयसला मंदिर था 42वें क्रम का। और 41वें क्रम का कौन था? शांति निकेतन। ये 41 और 42 क्रम का जो शांति धरोहर शामिल हुआ है बिहार में। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? सऊदी अरब में हुई थी। सऊदी अरब में। और कितवें क्रम की थी वो? 45वें क्रम की थी। और इस बार
जो बैठक होगा 46वें क्रम का, ये कहाँ होगा? भारत में होने वाला है। कोई दिक्कत? आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ स्टार्ट किया गया? ये कर्नाटक में किया गया है। और जो अभ्यारण्य का नाम बताइएगा? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क हो जाएगा। जो 4 गो अभ्यारण्य में घुमाने का काम करेगा, वो 4 गो अभ्यारण्य का नाम बताइएगा? ये अंशी हो जाएगा, बनेरघट्टी हो जाएगा, और बांदीपुर और नागरहोल, ये 4 गो अभ्यारण्य जो है इसमें घुमाने का काम करेगा। तेंदुआ सफारी योजना लाया गया है। और यह जो है मुख्य सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी प्रारंभ करने की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बनेरघट्टी, कर्नाटक में पड़ रहा है। बनेरघट्टी बायोलॉजिकल पार्क हो जाएगा, जो कि तेंदुआ सफारी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दाक्षीग्राम कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर। और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि रायसोना कहाँ है? ये रायसोना, देहिंग पटकाई, सब जो असम, हाँ रायमोना ये कहाँ पड़ता है? ये असम में ही पड़ता है। आगे बता दीजिए कि हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च किया गया उग्रम एक प्रकार का क्या है? उग्रम राइफल है, जो कि असॉल्ट राइफल हो जाएगा। कौन राइफल है वो? असॉल्ट राइफल है उग्रम। और उसको लॉन्च कौन किया है? DRDO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। और DRDO की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1958 के हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? दौलत कोठारी। इसके प्रथम अध्यक्ष जिस समय स्थापना किया गया था उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? दौलत कोठारी बने थे। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? समीर भी कामत है। और ये जो अध्यक्ष बने हैं इनका कार्यकाल कितना साल बढ़ा दिया गया है? 1 साल जो है 2024 में क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया। उसी को हिंदी में कहते हैं बढ़ा देना। कोई दिक्कत? आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाए कि हाल ही में PM मोदी ने देश की सबसे लंबी समुद्र सेतु अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? ये उद्घाटन की बात करेगा, वाह क्या बात है सर। ये अगर उद्घाटन की बात करेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और जोड़ने की बात करेगा तो मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ा। और किलोमीटर की ठीक है सर, 21 बूंदी 8 किलोमीटर जो वो हो जाएगा। किलोमीटर की बात करेगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वही क्वेश्चन है जो हम कुछ देर पहले चर्चा किए हैं कि सहयोग कायजन किसके बीच हुआ? ये भारत और जापान के। और धर्म गार्जियन भी भारत जापान, वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जोखिम वाला उड़ीसा में किया गया है। बताइएगा, हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ये किया है इन्फेंटिनो को। और इन्फेंटिनो को ने अभी फीफा के अध्यक्ष है। फीफा क्या है? वो अध्यक्ष है। वो तो जवाब। फीफा के अध्यक्ष कौन है अभी? ज्ञानी ने इन्फेंटिनो। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में फीफा की स्थापना किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू जो कहाँ मनाया गया है? केरल में मकर विलक्कू जो केरल में मनाया जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अयोध्या अभ्यास जो किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड। अयोध्या अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो है ये 2024 में किस तिथि को मनाया गया है? ये 27 जून को मनाया गया है। देखिए, जिस तिथि की हम चर्चा करेंगे ना, जिस दिन क्लास रहता है उससे एक दिन पहले तिथि जरूर मनाया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। क्या हुआ जी? एक दिन पहले रहता है, इसलिए उसको याद रखिए। अगर नहीं भी जानते हैं ना तो एक दिन पहले वाला डेट उठा के बोल दिया कीजिए। ये 27 जून को मनाया जाता है। देगा सर, पढ़िएगा तब ना काम देगा। नहीं पढ़ेगा तुक्का खेलेगी। हम चर्चा किए थे अभी यहाँ पे। आगे बता दीजिएगा, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। और किसान दिवस 23 दिसंबर हो जाएगा। ठीक। आगे बताइएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? क्या जनवरी? 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा कि आलू दिवस 30 मई को। इस बार जो मरखोर दिवस मनाया गया है ये 24 मई। मरखोर कहाँ का दिवस है? ये पाकिस्तान का हो जाएगा, मरखोर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा, फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 मई को। इस बार वो भी जो है इस बार से मनाना जो है वो स्टार्ट किया गया है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया था। और वो भी जो है 2023 में स्टार्ट किया गया मनाने की बात कीजिएगा तो। आगे बता दीजिएगा, शादी दिवस तो कुछ 365 अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुट निरपेक्ष, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? नाम कहते हैं, नाम NAM। और इसकी स्थापना क्या हुआ था? 1961 में जो गुट निरपेक्ष क्या हुआ था? स्थापना में किया गया था। ठीक है, बेलग्रेड में। और उसकी बैठक कहाँ किया गया है? युगांडा की राजधानी कंपाला में जो इसका बैठक किया गया है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा
ऑपरेशन स्टार्ट किया है? सर्वशक्ति। सर्वशक्ति जो है ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है और किसको हटाने के लिए किया? ये आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जो है सर्वशक्ति स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा जो स्टार्ट किया गया। कोई दिक्कत तो होगा तो कुछ कीजिएगा भी नहीं। अभी आगे बता दीजिए कि हाल ही में नियंत्रक और माल लेखा परीक्षा के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये शिमला में हुआ है। शिमला में किया गया जो कि राजधानी भी है वहाँ की। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि CAG जो अभी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हीं के काल में जो है ना ये स्टार्ट किया गया है चैडविक हाउस। ये चैडविक हाउस जो है ये इन्हीं के काल में उद्घाटन किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और बताइएगा CAG का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 148 से लेकर 151 तक CAG यानी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। देखिए इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, बाकी हिंदी बहुत टाइट है, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन जाएगा कि कैग की जो है वर्तमान करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और हटाने की बात कीजिएगा तो संसद के अनुशंसा पर हटाया जाता है। इसकी कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। कैग का जो होता है वो 6 साल या उम्र की बात कीजिएगा तो 65 वर्ष हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम बार जो हुए थे कैग जो बने थे पहली बार, वो कौन बने थे? वीर नरहरि राव जो है ये पहली बार क्या बने थे? CAG बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा भुट्टू दिनेश में बताइएगा अगला क्वेश्चन की पहली बार महान्यायवादी के पद पर कौन बैठे थे? MC शीतलवार जो कौन बने थे? महान्यायवादी। और अभी जो महान्यायवादी है वो कौन है? R वेंकट नमरी नहीं R वेंकट रमनी हो जाएंगे। और कर्म क्या है? ये 16वें क्रम के R वेंकट रमनी हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पहली बार जो CEC कौन बने थे? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन जो है पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो बने थे। बताइए अगला क्वेश्चन है पहले बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? GV मावलंकर जो है लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है, जो कि 18वें लोकसभा के हो गए हैं अध्यक्ष बन चुके हैं। और एक ये भी बात याद रखिए कि लोकसभा में अध्यक्ष पद का चुनाव कितनी बार हो चुका है? 3 बार। 3 बार क्या हो चुका है? लोकसभा में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। पहला बार इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है सर, अगर हम सारी बात अगर आप ही बोल दीजिएगा तो कुछ रहना चाहिए ना अंतर में। देखिए 1952 में जिस पहली बार बैठे थे लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बैठे थे तो ये बैठे थे 1952 में JV मावलंकर। और इन्हीं की भी चुनाव हुआ था जो कि पहली बार हुआ था 1952 में, दूसरी बार हुआ था 1976 में हुआ था और तीसरी बार इस बार हुआ है 2024 में हुआ है। 52, 76 और 24 3 बार जो हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। ठीक है ना। और लगातार 2 बार जो है कौन बन चुके हैं? ये ओम बिरला। और ये कहाँ है सांसद है? ये कोटा, राजस्थान से जो है कोटा से क्या है ये सांसद हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पहली महिला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। वो लीला सेठ हो जाएगी। ठीक है, HP की हो जाएगी, HP की, हाँ वही हो जाएगी। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कुनुम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है? ये कुनुम्मा का ये तेलंगाना में किया गया है। कुनुम्मा का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। आगे बता दीजिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, सुन लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा जो है ये कौन कर दिए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कौन हो जाएंगे? डेविड वार्नर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर दिए हैं? संन्यास ले लिए। और वर्ल्ड कप खेल के संन्यास लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन कौन बन गए हैं? वो हो जाएंगे वहां के ओपनर बैट्समैन है, उनका नाम क्या हो जाएगा? क्विंटन डी कॉक, जो कि 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद क्या बोले हैं? संन्यास ले लिए हैं। ठीक है ना। है मैच, कल मैच है ना, क्विंटन डी कॉक वर्सेस रोहित शर्मा। सॉरी, वहाँ के कौन कप्तान है अभी? मार्करम कप्तान है ना। हाँ मार्करम है। बबुम्बा वर्ल्ड कप का कप्तान था, टिम्बा बबुम्बा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन जो है किसके साथ प्रारंभ किया? ये भारत और इजिप्ट के साथ जो है साइक्लोन अभ्यास स्टार्ट किया था। आगे बताइएगा वर्ष 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? ये 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया। और 49वें क्रम में किसको दिया गया है? यही बगल वाला को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। और 50वें क्रम में किसको दिया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी को। 50वें क्रम को लाल कृष्ण आडवाणी को। और टोटल भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिल चुका है? 53 व्यक्ति को क्या हो गया? भारत रत्न जो है वो मिल चुका है। पहले 48 था, 48 + 5 कितना हो जाएगा? 53 व्यक्ति को अब तक जो है मिल चुका है।
आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा जो है किसको किया है? ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो है मिनी रत्न कंपनी की दर्जा देने की जो है वो बात किया है। और अभी जो है मिनी रत्न कंपनी जो कितनी हो चुकी है? 54। मिनी रत्न कंपनी जो कितनी हो गई है? 54 को हो गई है। और महारत्न कंपनी कितनी हो गई है? 13 को। महारत्न कंपनी जो है टोटल कितना है? 13 को है, जिसमें लास्ट क्रम का कौन ऐड हुआ है? OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन है अभी? रंजित रथ जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएंगे। 13 को है महारत्न और मिनी रत्न 54 को हो चुका है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब में जॉय अवार्ड सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये आलिया भट्ट बनी है, जो कि सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? ये आंसर आप लोग नहीं बता सकते, हम बोर्ड पढ़ के सुना सकते हैं। सिर्फ सुनिएगा, गॉर्डन रिच शिप वर्ल्ड एंड इंजीनियरिंग को जो ये दिया गया है। बड़ा लंबा क्वेश्चन है इसमें। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि अब स्टार्ट हो रहा है, जो कि साइंस टेक था। तो बताएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी न्यूनतम दूरी, और अधिकतम दूरी की चर्चा करेगा तो अनंत हो जाएगी। ठीक, आगे बताइएगा कि गन मेटल जो किसका किसका मिश्रण होता है? Cu Zn और Sn, कॉपर, जस्ता और तांबा। टीन वही हुआ, टीन हुआ। ठीक है, आगे बता दीजिएगा रक्त से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहते हैं? शिरा। उसको शिरा कहते हैं। शरीर से जाएगा रक्त के पास तो गंदा खून लेके जाएगा तो शिरा होगा, और फिर शुद्ध खून लेके आएगा तो क्या होगा? वो धमनी लेके आएगा। इसमें एक अपवाद में होता है पोलोनमनी धमनी। पोलोनमनी धमनी और पोलोनमनी शिरा जो है दोनों क्या होता है? अपवाद में होता है, जो एक साइड से एक दूसरे को विपरीत काम करता है हमेशा। आगे बता दीजिएगा SI पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रा क्या आ जाएगा? रेडियन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष जो है एक पार्सेक में होता है। आगे बताइएगा बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है। और हवा में कैसी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा जो है वो हवा में रहती है। और बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 के पावर 7 अर्घ हो जाएगा। बताइए ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि हो जाएगा। और वेग कैसी राशि है? सदिश हो जाएगा। त्वरण की चर्चा कीजिएगा तो सदिश। विस्थापन और बल भी सदिश हो जाएगा। चाल कैसी राशि है? चाल और कार्य दोनों क्या हो जाएगी? अदिश राशि। और ऊर्जा भी अदिश राशि। और विद्युत धारा कैसी राशि है? ये भी अदिश राशि है। देखिए ये अपवाद में विद्युत धारा, क्योंकि इसके पास जो है सारा गुण है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन त्रिभुज के नियम के क्या करता है? पालन जो है वो नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है। और इसको किसे मापते हैं? एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। और इसको मात्र मापने का बात की जाए तो वो आमीटर में मापते हैं। और उस किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जा रही है या नहीं जा रही है, इसकी चर्चा कौन करता है? ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगर नापने की बात यूनिट में कीजिएगा तो वो कौन करता है? वो आमीटर करता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है? भार बढ़ता है। ऊपर से नीचे आता है तो घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब शून्य क्या कहते हैं, जीरो की अवस्था आती है, जब लिफ्ट का डोरी क्या होता है? अचानक जो है वो टूट जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा जो है वो की जाती है। बताइएगा कि लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर क्या होती है? तैरती है। किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? तैरती रहती है। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि किसी लोलक की लंबाई को बढ़ाकर 4 गुनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर √2π/L/G हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा किस विधि से समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाते हैं? सोनार के द्वारा जो है क्या करते हैं? पता लगाते हैं। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। हाँ तो 5 को दिखाते हैं, 5 और नहीं बोलते 3 को। लाल, हरा और नीला हो जाएगा। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मूत्र का जो रंग होता है कैसा होता है? पीला। हल्का पीला होता है, पीला नहीं होता, हल्का पीला। जब पीला हो जाएगा तो आपको टेंशन हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन हो जाता है पीला हो जाता है। तो मूत्र का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। और ये किसके कारण होता है? यूरोक्रॉन में कारण क्या होता है? हल्का पीला होता है। जही पीला हो गया आपको टेंशन बढ़ जाएगा, पीला का हो गया। आगे बताइएगा क्वेश्चन जाएगा, जो बच्चों को डीपीटी टीका किन कारणों से, किन रोगों से बचाने के लिए क्या जाता है? ये डिप्थेरिया से बचाने के लिए जो है ना डीपीटी का जो है वो टीका लगाया जाता है। काली खांसी भी इसी में आता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन कि बंद कमरे में पंखा चला देंगे तो क्या हो? कमरा का ताप बढ़ जाएगा, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा भी खोल देंगे तो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, आपका आयतन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन के द्वारा किया गया था। बताइए ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो है वो काम करता है। कोई दिक्कत विनोद बाबू? बताते नहीं कुछ तो। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनता है। और परावर्तन की बात कीजिएगा तो उसमें हमेशा पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अगर आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो क्या होगा? उसमें बायां हाथ दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उल्टा दिखा रहा है, वो पार्श्व विवर्तन के कारण दिखाता है, जो हमेशा उल्टा दिखाता है। ऐसा नहीं है कि अगर दर्पण के सामने खड़ा होइएगा तो आपका सर ऊपर और पाँव नीचे होगा, ऐसा स्थिति उसमें जो है वो नहीं रहता है। उसमें बात कीजिएगा तो उल्टा होता है, लेकिन वो पार्श्व के साथ विवर्तन करता है। कोई दिक्कत सुधीर बाबू? आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया। अब लीजिए, अब जो है करंट अफेयर खत्म हो गया है और जो दिया गया था बीएसएससी और बीपीएससी का सार संग्रह चल रहा है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 198 ना। तो क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है बीच बीच में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो अपना प्यार दिखाते रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दिल जरूर भेजने का प्रयास कीजिएगा। तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ किए थे? पटना में किए थे, रामकृष्ण सोसाइटी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा कि स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम बने थे। और जिस समय बिहार में आपातकाल लगा था, कब लगा था? 1968 में, 1968 में लगा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री जी थे, ठीक है। आगे बताइएगा कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को जो है रूस का क्या कहा जाता है? उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पेनिस नहीं, वेनिस कहा जाता है। पेनिस किस शहर का कहा जाता है? पेनिस नहीं, वेनिस याद रखिएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भारत में चंद्रा और भागा नदी जो किस क्षेत्र में बहती है? ये हिमाचल प्रदेश लाहौल में बहती है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये उस समय के हिसाब से दिया होगा। कब का क्वेश्चन है? 21 के हिसाब से ऑप्शन बेस्ट कहीं दिया होगा ये। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दंडकारण्य क्षेत्र जो है किस राज्य में पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ था टेस्ट में, जो उड़ीसा लेके चल दिए थे और आंसर 1 से अधिक ले लिया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में बाहर है और किसका सरकार है? नीतीश कुमार का सरकार है। बताइए बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन हो जाएगा? दरभंगा और मधुबनी। किस उत्पादन में अग्रणी है? मछली उत्पादन में क्या है? आगे हो जाएगा। आगे बताइएगा भारतीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? रहीमतुल्लाह सियानी बने थे। ये तो पहले भी थे, पहले थे। हाँ, पहले बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा ये रहीमतुल्लाह सियानी जो कि किसकी अध्यक्षता की थे? एक बार कांग्रेस के 1896, जिसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम जो गाया गया था, इसकी अध्यक्षता भी कौन किए थे? कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। और दूसरे क्रम के जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, यही बने थे, रहीमतुल्लाह सियानी ही बने थे। इसी की बात करते हैं, जो कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। आगे बताइएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है किस विषय से संबंधित है? ये सरकारी नौकरी में ओबीसी का आरक्षण की बात किया गया था। इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ में मुकदमे में जो है यही सरकारी नौकरी की जो है बात की गई थी ओबीसी के बारे में। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि कटौती प्रस्ताव जो है, सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि चंपारण आंदोलन जो है मुख्यतः जो है किसके विरोध में था? ये नील की खेती के विरोध में था। और नील की खेती जो है उस टाइम का कौन सा फसल हो जाएगा? नकदी फसल। उस टाइम का जो कौन सा फसल होगा? नकदी फसल जो है वो हो जाएगा। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन कौन किए थे? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था? 1925 से जो स्टार्ट किया था अपना वार्षिक अधिवेशन जो है वो नियमित रूप से स्टार्ट किया था 1925 से किया था। आगे बताइएगा कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकारी गठन जो है वो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? गदर आंदोलन के। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया, इसको आप लोग स्किप मत किया कीजिए। ये जो है आपको 66 में बीपीएससी में पीटी के एग्जाम में जो है सारा क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि चालू खाते के लेन देन के लिए जो है भारतीय रुपया को कब परिवर्तन किया गया था? 1994 में जो है इसको परिवर्तन किया गया था। बताइए मीराबाई जो है ये किस काल की कवित्री हो जाएगी? भक्ति काल की हो जाएगी। बताइएगा जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है? ये कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा के लेखक कौन हो जाएंगे? कृष्णा सोबती हो जाएंगे। आगे बता दीजिए किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था? हिगल के द्वारा बोला गया था राज्य है पृथ्वी पर किसका अवतार है? ईश्वर का अवतार हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार जो है मानव के दुर्व्यापार को मना करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो हो जाएगा। बताइएगा कि हाँ जैव विविधता शब्द जो है वो कौन दिए थे? वाल्टर रोजन के द्वारा जो है जैव विविधता शब्द जो है वो दिया गया था। आगे बताइएगा कि कौन सी धातु जो है वजन में सबसे हल्की होती है? लिथियम जो है सबसे क्या होती है? हल्की हो जाती है। और धातु जो है ये हल्की हो जाएगी, ठीक है। उसका संकेत कितना होता है? एलआई होता है, एलआई हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन राज्य की उत्पत्ति के बल्क सिद्धांत का समर्थक था? ये ओपेनहाइमर साहब जो थे ये इसके समर्थक हो जाएंगे। बताइएगा टमाटर का रंग होता है कैसा होता है? लाल जो होता है वो लाइकोपीन के कारण जो होता है वो एक प्रकार का क्या लाइकोपीन वर्णक हो जाएगा, ठीक है ना। लाइकोपीन वर्णक हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न रहा था? सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न रहा था। बताइएगा कि चूका तो मैं भी नहीं हूँ इसके रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को जो है यह कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और यह रचना किसकी किए थे? चूका तो मैं भी नहीं हूँ। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यूएनओ का प्रारूप जो है किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो इसका समय जो है तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था। बताइएगा भारत दुर्दशा के लेखक कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अंधेर नगरी के वही हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। एक प्रकार नाटक हो जाएगा अंधेर नगरी और चौपट राजा, टकेसर भाजी और टकेसर खाजा। आगे बताइए कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा। सबसे अच्छा परावर्तक जो हो जाएगा वो दर्पण हो जाएगा। बताइए हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? कार्बन का जो है वो अप्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बम्बई में जो है नाविक विद्रोह जो कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 में किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा क्या हुआ? हाँ MS खानविलकर के नेतृत्व में किया गया था। और इसमें लगभग कितने जो है सैनिक विद्रोह कर दिए थे? 1100। लगभग 1100 सैनिक जो क्या कर दिए थे? विद्रोह कर दिए थे। और इसमें किसके जो है विशेष सहयोग के आधार पर इसको समाप्त किया गया था? बीबी कर रहे हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों के विशेष सहमति पर जो है क्या कर दिया गया था? नाविक विद्रोह का जो है वो समापन किया गया था। और वहाँ के जो नाविक जो थे वो क्या बोल के समापन किए थे? हाँ हम भारतीयों के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है वो जो भारतीय नौसैनिक का झंडा किस कलर का था? लाल कलर का। लाल ऐसे नहीं होता है, लाल कलर का होता है। और लाल कलर का जो झंडा था इसलिए इसको जो है किस क्रांति की संज्ञा दिया गया था? लाल क्रांति, यानी नौसैनिक क्रांति को क्या कहा गया है? लाल क्रांति का। और लाल त्रिकोण किसका संकेत है? वो ऐसे वाला लाल त्रिकोण हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा धर्म जो है विनोद जी को दिक्कत?
अब हो जाएगा। रिचार्ज का दिक्कत जो है ना वो जियो से हम बात कर लिए 239 प्लस 299 हो गया। अब अगर आप रिचार्ज कराना चाहते हैं ना तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। बताइएगा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन छूट गया। बताइएगा कौन सा वेद जो है अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है अनुष्ठानों को क्या करता है? यज्ञ और अनुष्ठान का प्रवृत्ति करता है। अब जो ये खत्म हो गया सार संग्रह, अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि दिया गया था लुसेंट समान ज्ञान की तरफ से, और जो दिया गया था ज्योग्राफी में कुछ महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान केंद्र है। और कुछ एक हमारे भाई हैं जो कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पे, कमेंट नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि 1 घंटा के वीडियो में जो है इतना होमवर्क पूरा कैसे होता है। तो बड़ा गौर से बैठिएगा और दिल थाम के बैठिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा कि 1 घंटा के इस वीडियो में जो है सारा होमवर्क जो है वो कैसे कंप्लीट कराया जाता है। और इस होमवर्क के अलावा जो करंट अफेयर का सीरीज जो चलता है वो शुरू का 15 मिनट जो है वो भी आपको 45 मिनट में होमवर्क पूरा करा दिया जाता है, और 15 मिनट जो है वो करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके और साइंस टेक जो उसको कराया जाता है। तो बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है? ये कटक में हो जाएगा। और इसी में केंद्रीय हटा के अंतर्राष्ट्रीय लगा देंगे तो ये मनीला में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये नागपुर में हो जाएगा। कपास वाला जो है वो नागपुर में पड़ता है, और नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है ना, आगे बताइए अगला क्वेश्चन है गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। और सिर्फ गन्ना वाला रहेगा तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ, यानी प्रजनन कहाँ जाए करेगा? कोयम्बटूर में करेगा। ठीक है ना, आगे बताइएगा राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है ये जोरहाट में हो जाएगा। और ठीक है सर, समझ रहे हैं। और कॉफ़ी वाला कहाँ है? वो कॉफ़ी वाला कर्नाटक चिकमंगलुर में जो है वो कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है, आगे बताएगा सुधीर जी आपके लिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तिलहन हैदराबाद। वाह क्या बात है, हैदराबाद जवाब सही जवाब हो जाएगा इसका। बताया केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये पूना में। कहाँ ये? पूना में हो जाएगा। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था ये? गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और इससे पहले एक घोषणा पत्र आया था, जो किसका घोषणा पत्र था? ये रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड का घोषणा पत्र ये भी कब आया था? 1932 में। इसी को सांप्रदायिक पंचांग भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये बैरकपुर। कहाँ पड़ता है? ये बैरकपुर में, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आगे केंद्रीय तंबाकू वाला कहाँ है? इसी को खैनी वाला ही बोल सकते हैं। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ? ये देहरादून हो जाएगा। ठीक है, और देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। बताइएगा कि पूसा जो देख रहे हैं बगल में ही पूसा, ये इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना किया गया था। जी सर, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। 1905 में हुआ था। सही जवाब 1905 ही हो जाएगा। और ये आयोग भी इसका जवाब जो है ना 1905 ही लिए हुए है। ठीक है ना, बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये हमको अगला क्वेश्चन आप ये बता दीजिए कि ICAR इसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसी के इसका एग्जाम अगर पास कर लीजिएगा ना तो ब्लॉक में जो है ना आपको किसकी बहाली देखने को मिलेगी? कृषि समन्वयक, जिसको कहते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। कृषि कोऑर्डिनेटर जो कहते हैं ना, ये इसी ICAR का एग्जाम पास करके जाइएगा तो बनिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ठीक, आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हो जाएगा कि धान का जन्म स्थान भारत और इंडोनेशिया दोनों हो जाएगा। मकोई का मध्य अमेरिका हो जाएगा। और खैनी वाला दक्षिण अमेरिका। खैनी जो है तंबाकू जो है वो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। चीन जो है वो जौ हो जाएगा। जौ जो है वो चीन हो जाएगा। मसूर भी जो हो जाएगा वो चीन ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारत जो है वह सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है किस क्षेत्र में हो जाएगा? दाल जो है वो उत्पादक और उपभोक्ता जो है दोनों दाल के क्षेत्र में हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे उच्च कोटि का कहवा जो है वो क्या होता है? अरेबिका जो है सबसे क्या है? उच्च कोटि का कहवा हो जाएगा। बताइए कहवा की अन्य 2 किस्में कौन कौन किस्म हो जाएगी? रोबेस्टा 2 बार बोल दिया। रोबेस्टा और लिबेरिका जो है ये किसका कहवा का जो है वो 2 महत्वपूर्ण किस्म हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भारत में जो है दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। और पहली बार जीआई टैग जो दिया गया था ये 2004 में दिया गया था। किसको दिया गया था? चाय को ही। असम दार्जिलिंग को चाय
को ही दिया गया था। आगे बताएगा चाय की पत्तियों में जो है किसकी प्रचुरता पाई जाती है? कैफीन और जो है टेनिन। कैफीन और टेनिन जो है दोनों, देखिए थीन उसमें पाया जाता है, ये भी सही जवाब है, लेकिन इसके पत्तियों की बात कीजिएगा तो पत्तियों में कैफीन और टेनिन जो है इसमें की प्रचुरता जो है वो पाई जाती है। और कॉफी में भी क्या पाया जाता है? कैफीन भी पाया जाता है। आगे बताएगा भारत में फूलों की खेती जो है 9% फूलों की खेती किससे होती है? ये आर्किड से होती है। ठीक है, आर्किड से प्राप्त होता है। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि आर्किड का मुख्य रूप जो है कहाँ किया जाता है? आर्किड राज के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन इसका मुख्य रूप जो है ना, इसका मुख्य रूप जो है आपको सजावट में इत्र के रूप बनाने के रूप में काम जो है ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश को जो है वो आर्किड स्टेट के रूप में जानते हैं, तुरंत ही ना बोले हैं। बता दीजिएगा कि भारत जो है यह ग्वादर गोंद का क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। और राजस्थान जो है राज्य में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा। और अंगूर के लिए नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा कर्नाटक में जो है चिकमंगलुरु में किसी खेती की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। कहाँ की? चिकमंगलुरु की जाती है, चिकमंगलुरु में। बताइएगा क्वेश्चन है कि जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना था? सिक्किम बना था। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सिंचाई को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, बृहत, लघु और मध्य हो जाएगा। तो बृहत में कितना हेक्टेयर रहता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। और लघु हो जाएगा तो 2000 मध्यम 2000 से 10,000, और लघु हो जाएगा तो 2000 से नीचे हो जाएगा। तो ये पूरा खत्म कर दिया गया, जो कि एक ही पेज दिया जाता है रोज में, और डेली का एक पेज अगर आप कवर कर लीजिएगा ना तो आपका एक दिन, एक सप्ताह आते आते जो है ना आपको एक बुक का आधा चैप्टर जो है वो कंप्लीट देखने को मिलने वाला है। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है ये स्टार्ट हो रहा है जो कि इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स में जो कुछ महत्वपूर्ण वित्त व्यवस्था की चर्चा की गई थी तो इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा विनोद जी, आपके लिए क्वेश्चन है जो बताइएगा कि भारतीय वित्त व्यवस्था में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष हो जाएंगे। पहला पक्ष हो जाएगा मांग पक्ष और दूसरा पक्ष होगा तो पूर्ति पक्ष। मांग और पूर्ति जो है कितने पक्ष है वित्त व्यवस्था के? 2 पक्ष हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मांग पक्ष के अंतर्गत जो है कौन कौन सा निवेशक आता है? ये औद्योगिक और व्यापारिक कंपनी जो है ना ये मांग पक्ष किया जाएगा। और निवेशक पक्ष के रूप में जो जितना ये बीमा कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है वो निवेशक पक्ष के रूप में आ जाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड का बड़ा नाम सुनते होइएगा, प्रचार नहीं जाता है म्यूचुअल फंड, सही है, ये सब निवेशक कंपनी के बीच आ जाएगा, पूर्ति पक्ष के रूप में आ जाएगा। LIC होगा या फिर सेबी जो ये सब जो है ना ये पूर्ति पक्ष के रूप में आ जाएगा। कोई दिक्कत होती है बाबू? आगे ठीक से बैठिएगा। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और मुद्रा बाजार का बैंकिंग क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि साहूकार, महाजन जो है ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? ये असंगठित, ये सब जो है ना असंगठित क्षेत्र में आएंगे। इनका ये सभी भी लोन देते हैं लेकिन इस संगठित रूप से जो है वो लोन नहीं देते। इनका लोन का रेट जो है वो फिक्स नहीं है, 1 महीना रहेगा 2%, अगला महीना नहीं दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के 4% कर देगा। ये सब जो असंगठित क्षेत्र है। और संगठित क्षेत्र में जो है जितना ये बैंक आ जाता है ना उसका रेट परसेंटेज हमेशा क्या होता है? फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत में जो है ना, भारत में संगठित क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था कौन हो जाएगी? ये RBI हो जाएगी। RBI हो जाएगी। और RBI के साथ साथ जितना भी बैंक आता है ना वो सभी बैंक जो हो जाएगा ना वो सब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बता दीजिएगा कि रिजर्व बैंक की बात करतीएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और किस कमेटी के तहत हुआ था? ये यंग हिल्टन कमेटी के तहत किया गया था। 1934 का अधिनियम था और स्थापना किया गया था 1935 में किया गया था। बताइएगा इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। 1949 में किया गया था। और जिस समय यह RBI की स्थापना किया गया था इसमें कितना करोड़ पूंजी अधिकृत किया गया था? 5 करोड़ पूंजी जो है ये अधिकृत करके जो है वो किया गया था। आगे बता दीजिएगा कि RBI के जो है ना प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? CD देशमुख बने थे। और वैसे अंग्रेजी गवर्नर कौन बने थे? ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। इतना बात सभी लोग को पता है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो बताइएगा भारत जो है ना, भारत में जो है भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीयकरण जो हुआ है किस गवर्नर काल में हुआ? ये LK झा फंस गए ना झाजी के चक्कर में। ये वही हुए क्या कहते हैं CD देशमुख। CD देशमुख के काल में है सबसे बार क्या हुआ है? अधिक बार क्या हुआ है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और बैंकों, हाँ CD देशमुख हो जाएंगे। इन्हीं के समय में
ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, इस इन्हीं के समय में आरबीआई का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो है ये हुआ था। सीडी सबसे अधिक नहीं हुआ है, अभी वही बोल दिए थे। हृदय की गहराइयों से आपसे हम आभार चाहते हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए। इन्हीं के समय में जो ना आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ना, ये सीडी देशमुख के काल में, शासनकाल में सीडी देशमुख के काल में हुआ था। और एलके झा के काल में हुआ था ना, ये सार्वजनिक बैंकों का जितना बार जो हुआ ये राष्ट्रीयकरण जो हुआ है, ये एलके झा के काल में हुआ है। आगे बता दीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कितना रहता है, कब से कब तक रहता है ये? 30 मार्च पीछे जाता है। ये एक लेखा वर्ष है, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक रहता है। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक रहता है, याद रखिएगा इसको। आगे बता दीजिएगा इस सब दिया हुआ औद्योगिक क्षेत्र में कितना % निवेश करता है। अब जो है कौन रहेगा मोरल से अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय संविधान दिया गया था, जो कि सिर्फ संशोधन की चर्चा हो रही है इसमें। तो कुछ संशोधन में हम नाम बताएंगे और संशोधन का नाम लीजिएगा आप। तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भूतपूर्व देशी रियासत को शासक विशेष उपाधियों और प्रिंसिपी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। ये हुआ था 26वां संशोधन 1971 में किया गया था। देखिए कुछ महत्वपूर्ण ही बताते हैं। बताएगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से जो है 545 कर दिया गया था। यह किस संविधान संशोधन में किया गया था? ये 21वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1973। 31वां 3 पर 1 31 31 हो जाएगा 31। आगे बता दीजिएगा कि सिक्किम को जो है ना, सिक्किम को जो है 22वां राज्य बनाया गया था। ये किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन के तहत जो इनको पूर्ण राज्य बना दिया गया था। देखिए इसको प्रवेश जो किया गया था, ये 35वें में तहत प्रवेश किया गया था और दर्जा दिया गया था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत दर्जा दे दिया गया था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में जो है यह लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति जो है 60 से बढ़ा के 62 साल कर दिया गया था। ये कर दिया गया था आपको 41वां संविधान संशोधन 1976 में कर दिया गया था। आगे बता दीजिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था और 44वां 1978 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा कि आगे बता दीजिएगा कि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो है, सुनिएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो है खंड जी को जोड़कर किस राज्य को दर्जा दिया गया था? मिजोरम को जो दर्जा दिया गया था 371 के तहत जो इसको दर्जा दिया गया था। और संविधान संशोधन की बात कीजिएगा तो ये 53वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था। बताइएगा कि गोवा को जो एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में हुआ था। ठीक है, और दमन और द्वीप को जो है क्या छोड़ दिया गया था? इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है वो छोड़ दिया गया था और गोवा को क्या बना दिया गया था? राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है व्यवसाय कर की सीमा जो है 250 रुपया से बढ़ाकर जो है 2500 रुपया प्रति व्यक्ति कर दिया गया था। 250 से 2500 कर दिया गया था। ये 60 मतलब 60 संविधान संशोधन हुआ था। ये हुआ था 1988 में हुआ था। और मतदान के लिए जो वोटिंग घटा 21 से घटा के 18 कर दिया, 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कर दिया गया था। आगे बता दीजिएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन किया गया था। ये 65वां संविधान संशोधन हो जाएगा और ये हुआ था 1990 में हुआ था। और अनुच्छेद कितना हुआ था? 338 हो जाएगा। SC के लिए 338 और ST के लिए 338 का 1 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा फिजिक्स जो कि हर एक चैप्टर को सिलसिलेवार ढंग से स्टार्ट किया जा रहा है। पहले आपने देखा करंट अफेयर विद साइंस टेक खत्म कर दिया गया, उसके बाद BPSC सार संग्रह खत्म कर दिया गया, उसके बाद आपको जो है लुसेंट बुक के बाद से ज्योग्राफी, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी के बाद जो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के बाद जो आपको सिविक्स। मतलब अब तक देख सकते हैं कितना समय के अंदर कितना चीज़ आपको खत्म कर दिया गया है। खत्म करने के बाद जो रहती है, इसको बड़ा ध्यान सुनिएगा,
तो बताइएगा क्वेश्चन कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और इसका एक और ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा। और विद्युत विभव जो है कैसी मात्रक राशि है, ये विद्युत विभव भी जो है वो अदिश राशि हो जाएगी। और 1 वोल्ट बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम्ब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, ठीक है, आगे बता दीजिए कि सुनिए क्वेश्चन कि किसी चालक की धारिता जो होती है, किसी चालक की धारिता को किसी से डिनोट करते हैं, ये C से डिनोट किया जाता है और आवेश को Q से किया जाता है, और उसमें विभव में होने वाले परिवर्तन को V से परिवर्तन जो है वो V से डिनोट जो है वो किया जाता है। बताइएगा किसी चालक का आकार और आयतन को बढ़ाए बिना जो है धारिता में वृद्धि करने की जो समायोजन किया जाता है, उस समायोजन को क्या कहते हैं, संधारित्र जो है वो कहा जाता है, यानी कैपेसिटर जो है इसी को कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संधारित्र की धारिता प्लेट के बीच की दूरी जो होती है D, और यह इसके अनुक्रमानुपाती होता है, इसके लिए व्यंजक क्या हो जाएगा, C समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/D हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। बताइएगा कि विद्युत सेल जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हो जाएंगे। क्या हंस रहे हैं निक्की बाबू आप, हंसिए नहीं, देखिए बैठते हैं सीरियस होकर भाई बैठिए, ठीक है ना। टोपी का कलर लाल है, कुछ दिन में लाल से हरा होगा, और हरा के बाद काला हो जाएगा, और काला होने के बाद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा कि हमारा टोपी का रंग काला हो गया है। आगे बताइए कि विद्युत सेल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आपका टोपी का रंग पहले से ही काला है, मतलब आप पहले से ही कुछ करके आए हैं, ठीक है ना। आगे बता दीजिए कि 2 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे, ये प्राथमिक और द्वितीयक सेल। तो बता दीजिएगा कि सुन लीजिए क्वेश्चन कि प्राथमिक सेलों में जो होती है रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक से सीधे विद्युत में जो होता है वो कौन सी ऊर्जा रहती है, प्राथमिक ऊर्जा रहती है। तो बता दीजिए कि इस प्राथमिक सेल जो रहता है इसको कितना बार उपयोग करते हैं, केवल एक बार यूज कीजिए, उसके बाद उसको छोड़ देना है। बताइएगा क्वेश्चन है कि बार जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा रहता है, द्वितीयक से। एक बार चार्ज कीजिए, फिर उसको यूज कीजिए, फिर चार्ज कीजिए, फिर उसको यूज कर लीजिए। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राथमिक सेल में बताइएगा कि लेक्लांसे सेल जो है प्राथमिक सेल है या नहीं है, प्राथमिक सेल है। लेक्लांसे और डेनियर और वोल्टियल सेल, ये तीनों जो है एक प्रकार का प्राथमिक सेल हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्वितीयक सेल जो होता है, तो बताइए इसको बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। बताइएगा द्वितीय वोल्टीय सेल का आविष्कार जो वो कौन किए थे, वोल्टा के द्वारा किया गया था, 1799 में किया गया था। और 1799 में कौन सी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और इसमें किसकी मृत्यु हुई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था, जैकोबिन क्लब का जो वो सदस्य। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या हुआ, आगे बताइएगा। और यह जो अपना राजधानी बना था वहाँ क्या लगाता था, पेड़ का पौधा लगाता था, ठीक है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अगर सुनिए क्वेश्चन अच्छा है कि सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है इसको शॉर्टकट में क्या नाम जानते हैं, EMF के रूप से नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल की दक्षता सेल द्वारा लाभदायक कार्य जो है उसी सेल के द्वारा किए गए कार्य के अनुपात होता है। इसको जो है किसका नियम कहते हैं, ये ओम का नियम नहीं, ये सेल की दक्षता का ही नियम कहते हैं, इसको सेल की दक्षता का नियम कहते हैं। और इसका फार्मूला हो जाएगा सेल की दक्षता बराबर हो जाएगा सेल में लिया गया काम, यानी दक्षता बराबर हो जाएगा काम जो सेल में किया जाएगा काम, और उसी सेल में किया गया कुल काम। तो थोड़ा काम और बट्टे में कुल काम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है ये केमिस्ट्री खत्म हो गया है, फिजिक्स खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा कि आकर्षण बल जो होता है जो HF अणुओं के बीच जो लगता है इसको कौन सा बंधन कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। और हाइड्रोजन बंधन जो होता है इसमें कौन सा साइनाइड, इसको कौन सा साइनाइड कहते हैं, इसको हाइड्रोजन साइनाइड। इसको हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोजन बंधन भी इसको कहा जाए वो कहा जाता है। इसी को हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, HF हाइड्रोफ्लोरिक हो जाएगा। और हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो HCN हो जाता है, HCN हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि H2S में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बंधन जो वो पाया नहीं जाता है। बताइएगा हाइड्रोजन बंधन जो है यह एक प्रकार का कैसा बल है, ये कमजोर है या विद्युत है, ये कमजोर है, कमजोर स्थिर विद्युत बल हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा, जो कि सहसंयोजक बंधन से भी क्या होता है, कमजोर हो जाता है।
आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि sp संकरण का आकृति कैसी होती है? देखिए sp का आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। और sp2 का कैसा होता है? ये त्रिकोणीय हो जाएगा। और sp3 का त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा। और sp3d का क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो जाएगा। और बताइएगा sp3d2 का क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय हो जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में sp3d3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पंचभुजीय द्विपिरामिडीय हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होता है बेंजीन में कितना कितना होता है? सिग्मा 12 और पाई जो है वो 3 को हो जाता है। 12 3 या 3 12 बेंजीन में C6H6 में। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बोल दे बताइएगा कि सोडियम का संकेत क्या होता है? Na संकेत हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लाल दवा किसको कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है। और इसमें बता दीजिएगा पोटेशियम परमैंगनेट में जो है ना Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +7 जो है किसकी होती है? ये Mn की क्या होती है? ऑक्सीकरण जो है वो संख्या होती है। आगे अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 हो जाती है। इसमें 2 अपवाद है, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, जो ये क्या है? अपवाद में हो जाएगा। अब जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। ये खत्म हो गया, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला था नहीं, बाकी सब डाटा दिए हुए परसेंटेज में। अब स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी, तो बताइएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें भी है। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन को संचित करके कौन रखता है? यकृत रखता है। और बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर को तापमान बनाए रखने में जो है यह नियंत्रित कौन करता है? वैसे यकृत भी रहता है। और ताप का नियंत्रण जो है ना वो हाइपोथैलेमस करता है, ताप का नियंत्रण। और बात कीजिएगा ताप बनाए रखने में मदद भी जो ये यकृत भी करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच जो होती है वो कैसे होता है? यकृत में जो क्या होता है? सुराख हो जाता है। उसी से पता चलता है कि भोजन में लोग क्या दिया है? पॉइजन देके मार दिया है। और बताइएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन की बात कीजिएगा तो जहर देके मारने से बचने वाले कौन हो जाएंगे? गांधी जी को बत्तख मियाँ जो था गांधी जी को जान बचाने वाला, वही हो जाएंगे, बत्तख मियाँ हो जाएंगे, जो कि अंग्रेज के जहर से बच गए थे। ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पिताशय का आकार जो है किस आकार का होता है? ये फल में बताइएगा, ये नाशपाती के आकार का। पिताशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती का होता है। और वृक्क का आकार कैसा होता है? सेम का बीज, सीम या राजमा के बीज की तरह किसका आकार होता है? वृक्क को ही कहते हैं, किडनी कहते हैं, गुर्दा बोलिए या वृक्क बोलिए। इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज या क्या राजमा के बीज का आकार का होता है। और यह क्या कहते हैं? पिताशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? परिदल पुंज। वाह क्या बात है, परिदल पुंज और नाशपाती का खाते हैं। ठीक है ना। आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पित्त से जो रस निकलता है उसको क्या कहते हैं? पितरस कहा जाता है। पित्त से जो रस निकलता है उसको पितरस कहा जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा कि पित्त का पकवासे में गिरना यह कैसी क्रिया है? यह प्रतिवर्ती क्रिया जाएगा। इसमें रासायनिक नहीं हो जाएगा सर, ये प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पित्त जो है यह इसका रंग कैसा होता है? ये हल्का पीला नहीं होता, ये पीला और हरा, पीला हरा रंग का होता है। और पित्त जो होता है यह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? पित्त जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। और इसका जो है पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। किसका पीएच मान? पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पित्त में जल की मात्रा जो है परसेंटेज में कितनी होती है? 85% जो है जल की मात्रा जो है वो होती रहती है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि पित्त जो है भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। रस छोड़ता है, क्षारीय तो अम्लीय बना देगा, वो क्षारीय बना देता है। जिसको कौन सा रस कहते हैं? अग्नाशय रस, उसको अग्नाशय रस कहा जाता है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि यह आंत की कर्माकुचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन जो का होता है पाचक रस में मिल जाता है। यह किसका काम है? यह काम जो है पित्त का ही है। और पित्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइल। बायजू नहीं, वो बाइल कहते हैं उसको। ठीक है ना। बाइल, हाँ बाइल जूस को पित्त रस कहा जाता है। ठीक है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
पेनक्रियाज। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यही पेनक्रियाज यानी अग्नाशय ही हो जाएगी। और यह जो है अंतःस्रावी है, यह कैसी ग्रंथि है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी तो इसमें बताइएगा अगला इसका जो है पीएच मान कितना होता है? अग्नाशय का pH मान यह 7.5 से लेके 8.3 तक होता है, 7.5 से लेके 8.3 तक होता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन हो जाएंगे। एंजाइम मूलतः प्रोटीन हो जाएंगे। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस द्वीपिका जो है किसका भाग है? अग्नाशय का ही भाग हो जाएगा। और उसकी खोज कौन किए थे? लैंगरहैंस के द्वारा ही जो उसका खोज जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना बीटा इंसुलिन रहती है और अल्फा कोशिका रहती है, तो बताइए इसमें गामा कोशिका भी रहती है। बता दीजिएगा कि इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग और बेस्ट किए थे, 1921 में किए थे। बताइए अग्नाशय के एक भाग होती है जिसको लैंगरहैंस भी कहा जाता है, या किस कोशिका से स्रावित होता है? ये बीटा सेल से जिसको जो है वो स्रावन जो है वो किया जाता है। इतना नजदीक में बैठिएगा, काहे नहीं बैठेंगे, मेरा अधिकार है बैठने का। तब अभी ठीक है, नहीं तो अभी दूसरा कुछ हो जाता। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने का काम करता है। और इंसुलिन के अल्प स्राव से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग जो है वो हो जाता है, जिसी को डायबिटीज भी कहते हैं। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लार में जो है एंजाइम पाया जाता है, मूलतः कितने एंजाइम पाए जाते हैं? मूलतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और माल्टेज। टाइलिन और माल्टेज पाया जाता है। माल्टोज भोज पदार्थ हो जाएगा, और उससे जो एंजाइम निकलता है उसको माल्टेज कहते हैं। बताइएगा पेप्सिन और रेनिन जो है यह कहाँ से निकलता है? ये जठर रस से निकलता है, जठर रस से निकलता है। बताइएगा आंतरीय रस में बताइएगा कि लैक्टेज और लाइपेज यह जो है इसका रस कहाँ से निकलता है? ये ग्रंथि रस, ये आपको आंतरीय रस से निकलता है, और ये सभी जो है क्षारीय हो जाएगा। आगे बताएगा मानव शरीर में पुक्ष जो है, पूछ यह कहाँ संलग्न होता है? वृद्धांत में जो है पूछ जो है वो संलग्न होता है। बताएगा रक्त परिसंचरण की खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। और रक्त समूह की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर। एक बार बीपीएससी वाला क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल कर दिए थे, एंटीजन एंटीबॉडी होता है, ये कैसे होता है, ठीक है ना। अगर आपको देखना होगा ना तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 40 या 39 नंबर क्लास होगा, प्ले लिस्ट में बना होगा, जाकर देख सकते हैं, अच्छा वाला क्लास था वो। आगे बताइएगा मनुष्य के हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन जाएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहते हैं? शरीर से जो रक्त क्या कहते हैं हृदय की ओर ले जाएगा वो शिरा हो जाएगा। और इसमें अपवाद में कौन है? फलोनरी धमनी। इसमें फलो देखिए, शरीर से जो रक्त हृदय की ओर ले जाएगा वो गंदा खून रहता है, और गंदा खून हमेशा कौन होता है? शिरा होता है। और इसी में अपवाद में फलोनरी शिरा हो जाएगा। और ठीक उसका विपरीत ले लीजिएगा तो हृदय से संपूर्ण शरीर में ले जाता है वो धमनी रहता है, और धमनी हमेशा शुद्ध खून को लेकर होता है। और इसमें अपवाद हो जाएगा, जो गंदा खून होता है वो फलोनरी धमनी हो जाएगी। आप करंट दीजिए ना, एक बार बच्चा करंट दीजिए ना, लाइए ना, तब तो करंट लाइए ना। अब जो है करंट अफेयर का सीरीज चलते आ रहा है, तो करंट अफेयर से शुरू हुआ था और करंट अफेयर से ही खत्म किया जाएगा। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि करंट अफेयर में आगामी खेलों को भी खेल चल ही रहा है। हाल ही में खेलों का सीजन चल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप जो है T20 का, इसमें भारत जो है अंतिम स्थिति में पहुंच चुका है। और हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि वो अंतिम स्थिति में हमारे हिटमैन जो है अपना कप उठा के ले आए, ठीक ना, जो कि कहीं कितना बार उसको मिस कर चुके हैं। तो बताइएगा कि 33वें क्रम का जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है या नहीं होने वाला है, कहाँ होने वाला है? ये पेरिस फ्रांस में होने वाला है, ठीक है। और यह बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 33वें क्रम का हो रहा है, 34वें क्रम में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और ये कब होगा? ठीक 4 साल के बाद 2028 में हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 38वें क्रम का राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? उत्तराखंड। 37वें क्रम का हुआ था गोवा में, 37वें क्रम का गोवा में, 38वें क्रम का उत्तराखंड, और 39वें क्रम का मेघालय में होगा, ठीक है ना। ठीक है, सुन लीजिए विनोद जी, कन्फ्यूजियाना नहीं है। 37वें क्रम का गोवा में हुआ था,
38वें क्रम का कहाँ होगा? उत्तराखंड में। और 39वें क्रम का मेघालय में होगा। आगे बता दीजिएगा कि एशियन गेम जो हुआ है 2023 में कितवें क्रम का हुआ था? 19वें क्रम का। और ये कहाँ हुआ था? हांगझाओ चीन में हुआ था। तो ये 20वें क्रम का कहाँ होगा? जापान। नागोया कहाँ होगा? ये जापान में होगा। और ये कब होने वाला है? ये 2020 में क्रम का 2026 में होगा। 26 में होगा। ये 26 से दिले हैं। 22 का खेल था 23 में, इसका संपूर्ण आयोजन जो 23 में किया गया था। आगे बता दीजिएगा 23वें क्रम का फुटबॉल जो हुआ था विश्व कप जो होगा ये कहाँ होने वाला है? ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों क्रम का होगा फुटबॉल जो होने वाला है। 22वें क्रम में कहाँ हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। ठीक है। आगे बताइएगा 24वें क्रम का जो हुआ था ये फुटबॉल फीफा फुटबॉल विश्व कप हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि 25वां फुटबॉल, बहुत आगे चले गए, 25वां फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 14वें क्रम का जो क्रिकेट विश्व कप होगा ये कहाँ होगा? ये नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये 3 को देश में संयुक्त रूप से होगा। और 13वें क्रम में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि पुरुष वाला T20 जो हो रहा है इस बार ये कहाँ हो रहा है? 24 वाला यूएसए और अमेरिका में कर रहा है। यूएसए और अमेरिका, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। दोनों तो यूएसए अमेरिका क्यों हो गया? आगे बता दीजिएगा कि 13वें क्रम का जो विश्व कप हुआ था इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में हुआ था। और यह जो है फाइनल मैच कब खेला गया था? 19 नवंबर को। जो लड़का झेल लिया ना, समझ रहे हैं ना, दुख। ठीक है। आगे बताइए इसमें कुल कितना मैच खेला गया था? 48 मैच। वर्ल्ड कप से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्या मैच खेला गया था? 48 गो मैच। टीम क्या भाग लिया था? 10 गो। भाग कौन नहीं लिया था? वेस्ट इंडीज भाग नहीं लिया था। इसमें टाइम आउट कौन हुए थे? एंजेलो मैथ्यूज। और सबसे ज्यादा छक्का कौन मारा था? रोहित शर्मा। क्या वो छक्का? 51 को छक्का रोहित शर्मा मारा था इसमें। और सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया था? मोहम्मद शमी, 24 विकेट लिया था। सबसे अधिक रन कौन बनाया था? विराट कोहली। कितना रन था? 765 रन मारा था। ठीक है। और इसमें सबसे तेज दोहरा शतक किसका था? मैक्सवेल का हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। 61 में 200 था। और 40 में जो था ना इसका 41 में 100 था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें टाइम आउट हो ही गया। उसके विजेता टीम कौन था इसमें? ऑस्ट्रेलिया। क्या बार जीत चुका है? 6 बार जीता है। 6 विकेट से हरा के जीता है। अगला क्वेश्चन बताएगा इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सचिन तेंदुलकर वैश्विक राजदूत थे। और ब्रांड एम्बेसडर थे वो अपना शाहरुख भाई थे, शाहरुख खान हो जाएंगे। और इसमें इसका शुभंकर क्या रखा था? क्रिप्टो वर्स था। और क्रिप्टो वर्स के अंदर जो है ना ब्लेंज और टोंक रखा गया था। ब्लेंज और टोंक रखा गया था। इसका थीम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले। हर चौक का छक्का पे क्या लगता था? दिल जश्न बोले हो जाएगा। इसमें बताइएगा कि इसमें जो है प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया था? ट्रेविस हेड को जो प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो दिया गया था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया था? विराट कोहली को दिया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें बताइएगा कि 16वें क्रम का जो आईपीएल हुआ है 2023 में, यह इसको विजेता को टीम कौन हो जाएगा? ये 16वें क्रम को जो हुआ था ना वो चेन्नई हो गया था। और किसको हरा के जीता था? अरे 17वें हुआ, 16वां नहीं याद रख सकते हैं तो फिर 17 हुआ, 16 पूछे, 16 बता दीजिए। 16 कौन हुआ था? चेन्नई जीता था। किसको हरा के जीता था? गुजरात को हरा के जीता था। गुजरात को हरा के जीता था। और इस बार जो हुआ है आईपीएल जो हुआ है 17वें क्रम का हुआ। इस बार कौन जीता है? ये कलकत्ता नाइट राइडर्स जीता है। और इसमें जो है उप विजेता टीम कौन है? ये सनराइजर्स हैदराबाद हो जाएगा। और इसमें जो है पर्पल कैप उसको दिया गया है हर्षद पटेल। और ऑरेंज कैप दिया गया है विराट कोहली को दिया गया है। ठीक है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस बार जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? नीतीश रेड्डी को दिया गया है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण को दिया गया। ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि एशिया कप जो है एशिया कप ये 2023 में हुआ है। और इसको कौन सा देश जीत लिया है? इसको भारत जीत लिया। किसको हरा के? श्रीलंका। अंडर 50 ऑल आउट कर दिया था। ठीक है ना।
आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं बार कौन जीता है भारत एशिया कप को? भारत जीता है, ठीक है। और कितनी विकेट जीता है? 10 विकेट से जीता है, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया था? कुलदीप यादव को जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें सर्वाधिक विकेट कौन लिया था? मोहम्मद शमी खेलवे नहीं किया, मछीसा पथिराना, जो कि कहाँ का है? श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ से खेलता है ये? चेन्नई की तरफ से खेलता था पथिराना, सीएसके की तरफ से खेलता था। तो ये आज का क्लास यहीं रखते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप लोग को सिर्फ कुछ करना नहीं है, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कम से कम एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया कीजिए जाते जाते भी। और अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, उस सभी में इसको आप जो है भेजने का प्रयास किया कीजिए। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में भी जो है बोलते बोलते जो है ये कंठ सूख जाता है। लगातार जो है 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट जो लगातार बोलना पड़ता है। आप लोग कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको देखना है और सुनने का प्रयास करना है। उसको शेयर करने का प्रयास भी जो है वो अधिक से अधिक रूप तक करना है। तो कल के लिए क्वेश्चन जो होता है, जो हर दिन की भांति दिया जाता है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम में देना रहता है। तो क्वेश्चन कल के लिए सुन लीजिएगा कि जिस प्रकार कल दिया गया था कागज उद्योग वाला, तो आज दिया जा रहा है डीजल उद्योग वाला। तो बता दीजिएगा भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना जो है यह कब और कहाँ खोला गया था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि भारत में डीजल इंजन बनाने का कारखाना जो है यह कब और कहाँ खोला गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से दर्शाना है। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरीका से वीडियो को देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और इसको अदर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करने का प्रयास किया कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।